नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक बालिका की। मां बाप ने नाम बेहद सोच समझ करके रखा, मेधावी। आइए हम इनकी जन्म कुंडली का मिलकर अध्ययन करेंगे। तो इनकी जन्म कुंडली अध्ययन हेतु आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 28 फरवरी 2004 और जन्म का समय है शाम 5:50 बस्ती, उत्तर प्रदेश। मैं इनके जन्म काल के पंचांग के बारे में बता देता हूं, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में, वृषभ राशि। मनुष्यगण वृषभ राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। अब कुंडली पर सीधे इनके चलते हैं, क्योंकि माता पिता ने जो प्रश्न पूछा है हम उन प्रश्नों को भी समझेंगे, लेकिन पहले इनकी जन्म कुंडली को जरा देख लिया जाए। सिंह लग्न की कुंडली बनती है, अग्नि तत्वीय राशि है ये सिंह राशि। ग्रहों के राजा सूर्य की ये मूल त्रिकोण एकमात्र राशि सिंह राशि। लग्नपति जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं, प्लस पॉइंट, क्योंकि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा। अपने भाव को देख रहा ग्रह उस भाव को विशेष बलि कर देता है और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से लग्न जन्म कुंडली का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग, या यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में सर्वोपरि है लग्न। अब लग्न पर लग्नेश की दृष्टि का पड़ना, लग्न का मान 14 अंश, निसंदेह लग्न बली अवस्था में, लग्नपति स्वयं 15 अंश पर, तो लग्न 14 अंश पर, लग्नपति 15 अंश पर, शतभिखा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। राहु जो कि भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में। अब गौर करने वाली बात है, जातिका की जो राशि है वो वृषभ राशि है। अब लग्नेश और राशिश आपस में मित्र नहीं है, पहला। दूसरा, तत्वतः भी दोनों अगर देखा जाए तो एक भूमि तत्व का, यानी राशि भूमि तत्वीय और लग्न अग्नि तत्वीय, तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है। परंतु अगर इस लग्न और राशि के साथ एक चीज देखा जाए तो सिंह लग्न के जो लोग होते हैं वो निसंदेह अपने जीवन काल में नेक दिल होते हैं, गुस्सैल होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं, परंतु अनुशासित होते हैं। और दूसरी इनकी जो राशि है वो वृषभ राशि का एक ही काम है कि जीवन काल में ठान लेना और ठान करके अपने काम में लगे रहना। अब अगर जातक के अंदर मात्र यही दोनों गुण विकसित रह जाए, बड़ा कमाल का विषय होता है कि आपके अंदर बहुत सारे बाहरी गुणों की आवश्यकता नहीं होती। जो आपके मूलभूत प्राकृतिक गुण हैं, उन गुणों को भी अगर आप अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। और आपका मूल गुण है एकाकी जीवन। मैं समझता हूं कि एकाकी जीवन कोई असफलता की सूचना नहीं है। आज के इस परिवेश में एकाकी जीवन भी सफलता के दृष्टिकोण से मेरी नजर में सफलता देने वाला है, अगर आप अकेले रहते हैं। वो युवक हो या युवती, एक समय था, विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बंद कमरे में बैठकर गीता पाठ और गीता याद करने से ज्यादा अच्छा होगा फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलना। निसंदेह उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा, लेकिन आज जहां भटकाव बहुत बड़ी मात्रा में है, वहां पर मैं कहूंगा एकाकी जीवन में कोई बुराई नहीं रखा। इस अवस्था में हो सकता है आपका अध्ययन थोड़ा और अच्छा हो जाए और फिर आपकी राशि वृषभ राशि, जिसका मूल उद्देश्य ही है केवल और केवल कर्म प्रधान, ये राशि केवल कर्म करके अपना भाग्य लिखना। सिंह लग्न में निसंदेह थोड़ा आलस्य आ जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। तो आत्मविश्वास इतना हुआ कि मैंने कर लिया है, मुझे क्या दिक्कत, इससे बचना होगा। अब देखा जाए तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होकर के बैठना, देवगुरु बृहस्पति जो कि इस लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रह होंगे, लग्न में बैठे और वक्रत्व हासिल करके बैठे हैं। सप्तम भाव में बुधादित्य योग, बुधादित्य योग एक सामान्य राजयोग, लेकिन जब केंद्र में त्रिकोण में बन जाए तो महान बन जाता है, और तब और ज्यादा महान बन जाता है जब जैसे देवगुरु बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ जाए। तो एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, भाग्यपति का भाग्य भाव में जाकर के 22 अंश 6 कला के साथ शुक्र के नक्षत्र में बैठना, और वहीं इनकी कुंडली में शनिदेव का जाकर के लाभ भाव में बैठना, यह भी बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी।
अब गौर करिए कि राहु केतु का संबंध पराक्रम से इनके बना हुआ है और शुक्र का जो कि कुंडली के अष्टम भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फल दे रहे हैं भाग्य भाव का 29 अंश 4 कला। ये रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में बैठे आपको दिखाई पड़ रहे हैं कुंडली के अष्टम में, लेकिन फल भाग्य का दे रहे हैं चलित चक्र में। अब इस कुंडली में देखा जाए तो गजकेसरी योग आपको दिखाई पड़ रहा होगा गुरु और चंद्रमा के संबंध से। हालांकि ये चंद्रमा शनि और राहु के मध्य में आने के चलते पाप मध्यत्व में आ गए हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और चीज आपने गौर किया होगा, अभी कुंडली की अगर आपने खोल ली है, इनको वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है और ये राहु की महादशा काफी लंबे समय से 2014 से, इनकी उम्र काफी छोटी थी, लगभग 9 साढ़े 9 वर्ष की उम्र से ही राहु की महादशा चल रही है। गौर करने योग्य बात है, मैं सदैव कहा करता हूं कि राहु की महादशा बाल्यकाल में अगर आ जाए तो ये बच्चों की शिक्षा को सबसे ज्यादा बाधित करने वाली है। आगे हम इनके माता पिता ने जो प्रश्न पूछा उस पर चलेंगे, साथ साथ और देखिए इनकी कुंडली में लग्न से दशम भाव में चंद्रमा, चंद्रमा से दशम भाव में अगर देखें तो बुध और सूर्य सफल अमल कीर्ति योग, तो ये अच्छे योग हैं। योगों की इस कुंडली में कोई कमी नहीं है, अपने आप में सभी योग हैं। पहला ही प्रश्न माता पिता ने जो पूछा है, क्या ये IAS अधिकारी बनने का योग है इस जातिका की कुंडली में? कोई प्रबलतम योग और समय भी पूछ लिया है। देखिए, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या IAS बनने का योग है, मैं छोटी सी बात यहीं पर कहना चाहता हूं बाकी के उन युवकों के लिए, युवतियों के लिए। हो सकता है इस कुंडली में मैं योग सिद्ध करूं, अगर आपकी कुंडली में यह योग नहीं है तो इसका यह मतलब कतई नहीं होता कि योग होने वाला ही IAS होगा। इस बात को सदैव नोट करके रखिए, योग होने वाला IAS हो सकता है, लेकिन योग ना हो तब भी IAS बना जा सकता है और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज लगती है, और वो मैंने इस कुंडली के प्रारंभ में कहा, अपने मूल प्राकृतिक स्वभाव को अगर अपना लिया जाए। हर किसी का अपना मूल प्राकृतिक स्वभाव है, इनका मूल प्राकृतिक, प्रकृति ने जो इनके अंदर पिरोया है वो है एकाग्रचित्त होकर के काम करना, अनुशासित होकर के काम करना, केवल और केवल काम करना। तो निसंदेह IAS बनने के लिए अगर कोई बहुत बड़ी चीज लगती है तो वो है आपका आत्मविश्वास, निरंतर किया जाने वाला प्रयत्न। तो वो अगर आप करें तो निसंदेह हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर गुरु का संबंध लग्न में हो या लग्न से हो या बुधादित्य योग केंद्र में बना हुआ हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये IAS बनने का प्रबल योग है। वहीं इनकी कुंडली में देखा जाए तो भाग्यपति भाग्य भाव में बैठे हैं राहु के साथ। राहु यहां पर मंगल की राशि में बैठकर मंगल के बल को और बली कर देंगे, फलस्वरूप भाग्य इनका और मजबूत हो रहा है। तो यहां से भी बन रहा है ये योग। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, वर्तमान समय में जातिका को राहु की महादशा चल रही है। भले ये राहु उच्च शिक्षा के स्वामी के साथ बैठे हैं, परंतु राहु की दृष्टि शिक्षा के कारक और साथ ही साथ शिक्षा भाव पर, शनि की दृष्टि शिक्षा के कारक और शिक्षा भाव पर होने के कारण बाधा उत्पन्न होने का भी प्रबलतम योग इस कुंडली में लगा हुआ है। यानी राहु अपना काम करेंगे, आपकी शिक्षा को पूरी तरह से बाधित करेंगे। आपके माता पिता ने जो पूछा कब तक, निसंदेह 2029 के आसपास मैंने एक काल निकाला था गणना करके, वो बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई पड़ रहा है जहां जातिका की स्थितियां थोड़ी अनुकूल हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो कि अभी से निरंतर जातिका अगर प्रयत्न करे तो निसंदेह IAS बनने के योग बनते हैं इस जन्म कुंडली में, और जातिका IAS अधिकारी बन सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु अपना काम करेंगे, भले वो मंगल के साथ बैठकर भाग्य बलवान करने में लगे हैं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा है कि जरूरी नहीं है कि पद की बात चल रही हो तो आपको सरकारी कोई बड़ा पद मिले तभी पद कहलाएगा, और भी किसी माध्यम से आपको पद मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात सरकारी नौकरी की करूं जहां IAS अधिकारी बनने की बात चल रही है, तो निसंदेह इस कुंडली में वो योग भी पूरी तरह से उपस्थित दिखाई पड़ रहा है। अब अगला प्रश्न है, माता पिता का करियर में सफलता के लिए किस ग्रह को बल प्रदान करें? परसों तरसों दिन का आपने मेरा एक कार्यक्रम देखा होगा जहां मैंने सिंह लग्न की कुंडली पर ही सिद्ध किया था कि यहां पर गुरु सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, लेकिन वो अष्टमपति भी बनते हैं। तो जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी, निसंदेह पहले तो वो यहां का फल देंगे, इसके बाद यहां का। तो जो बाकी के 8 साल होंगे वहां पर सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और वैसे भी इस जातिका की कुंडली में पेट से संबंधित रोगों के प्रबलतम योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पेट का भाव कुंडली का पंचम भाव और पेट के कारक देव गुरु बृहस्पति सब राहु और शनि से दृष्ट हैं। फलस्वरूप पेट का रोग इस जातिका के जीवन काल में सदैव रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि इस कुंडली में हम किससे मजबूत करें? अगर इस कुंडली के षडबल को देखा जाए तो षडबल में सबसे बलवान शुक्र दिखाई पड़ते हैं, और चंद्र कुंडली के हिसाब से शुक्र ही राशिपति बनते हैं। लेकिन मंगल भी षडबल में दूसरे सबसे बली ग्रह हैं।
सो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, अगर हम जन्म कुंडली को ही बलवान करके चलें तब भी सफलता की बात बनती है। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति की महादशा 2032 से इस जातिका को लगने वाली है, जो कि इस जीवन काल के लिए मैं सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशाओं में से एक गिन रहा हूं। नोट करिएगा कि पेट का रोग यहां देते मैं कह रहा हूं, पेट के रोग से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो सकती। तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा जहां पर 12 साल, 16 में से 12 साल विशेषकर, अरे 8 साल तो देवगुरु पंचम का फल देंगे और बाकी के 8 साल जो अष्टम का फल देंगे, उसमें से भी 4 साल आप और कम कर दीजिए, क्योंकि मामूली प्रभाव और पेट से संबंधित रोगों का प्रभाव है तो वो जातिका के जीवन काल में जीवन पर्यंत रहने वाला है, जीवन पर्यंत, उससे बचा नहीं जा सकता। मैंने इस तरह की परिस्थिति में कई बार कहा कि आपको केवल और केवल संन्यास ले लेना चाहिए, उबला हुआ भोजन करिए, यही आपकी आयु को लंबी करने वाला है। तो यह एक समस्या रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या रत्न भी धारण कराया जा सकता है? तो जवाब है जी हां, पहनाया जा सकता है, रत्न पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर पेट की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि जातिका मामूली भी है, तला भुना खा ले तो समस्या हो रही है, तो न पहनाइए। फिर कौन सा रत्न पहनाए? इस कुंडली में एक और भी रत्न बनता है, मूंगा, वो पहनाया जा सकता है। हालांकि मूंगा पहनने से जातिका के क्रोध में थोड़ी वृद्धि होगी, पर फिर भी मूंगा से मुझे कोई विशेष नुकसान नहीं दिखाई पड़ता। मैं मूंगा पहनने की सलाह जातिका को दे सकता हूं। लगभग 7.25 रत्ती के आसपास का मूंगा अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी में मंगलवार के दिन। अब सवाल यह उठता है कि आजीवन कौन सा रत्न धारण करा जाए? माता पिता ने अगला प्रश्न पूछा। जैसा मैंने कहा, मूंगा आजीवन धारण करा करके रखिए, बाएं हाथ के अनामिका में धारण कराइएगा। आगे आपने पूछा है पारिवारिक जीवन कैसा होगा? पारिवारिक जीवन से आपका उद्देश्य, मुझे लगता है कि आप दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं। इनकी कुंडली में सप्तम पति जाकर के कुंडली के लाभ भाव में तो एक बात तो तय हुआ कि विवाह के बाद विशेष इनका लाभ वाली स्थिति है। विवाह के पश्चात ज्यादा धनागमन जीवन काल में देखेंगी। वहीं सप्तम भावगत बुध और सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की, परंतु केतु की भी दृष्टि है। वैसे तो मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा है कि अगर आप कर्क और सिंह लग्न के हैं, मकर और कुंभ लग्न के हैं, तो आपको औसत दर्जे का ही वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। अब गौर करिए कि जहां मैंने जातिका के लिए कहा उच्च कोटि की सरकारी नौकरी, आईएएस बनने की बात, एक सामान्य सी बात हो कि अगर आप वैज्ञानिकों के जीवन को देखें तो उनका भी जीवन, वैवाहिक जीवन अगर है तो नीरस सा हो जाता है, कारण वो अपने काम में मशगूल। तो ये भी ऐसी स्थिति है, अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो बड़े पद पर होने में एक समस्या ये खड़ी हो ही जाती है कि आप दिन भर अपने काम को देखें, व्यस्तता में रहें, तो दाम्पत्य जीवन को समय देने का मौका ही आपको नहीं मिलता। तो दाम्पत्य जीवन यहां थोड़ा सा बस ऐसा होता है कि आप जी लेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष परेशानी की हम कल्पना नहीं करते, ऐसी कल्पना नहीं करेंगे कि टूट जाए। हां, ऐसी कल्पना जरूर करेंगे कि सामान्य, क्योंकि यहां पर बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, सो मतभेद तो लाएंगे ही लाएंगे। तो मतभेद, लेकिन खराब नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पति के कारक होकर के सप्तम को देख रहे हैं, शिक्षक योग बना करके, ये बहुत हद तक बचाव का कारण बनेंगे। अब आगे आपने पूछा है क्या नौकरी या स्थायी निवास के लिए विदेश में रहने का योग है? देखिए, इस जातिका की कुंडली में परमानेंट विदेशपति लग्न में बैठे हैं, लेकिन मैं कहूंगा स्वदेश में रह करके ज्यादा अच्छा जीवन मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो कोई मना नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि जातिका विदेश नहीं जा सकती। निसंदेह आईएएस के क्षेत्र में भी, आईएफएस इत्यादि की स्थिति बनती है जो विदेश में जाकर के रहते हैं, परंतु मैं ये कहूंगा कि स्वदेश में रहना ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और स्वदेश में ही बहुत आराम से जीवन कटने वाला है। स्वदेश में कतई कोई समस्या नहीं है। और आपने एक और प्रश्न पूछा है, आपके अनुसार जन्म कुंडली के लाभदायक और हानिकारक ग्रह कौन है? यह प्रश्न प्रायः लोग आमतौर पर पूछ लेते हैं कि मेरी कुंडली में खराब ग्रह कौन है। इस प्रश्न का आज जवाब देना चाहता हूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप ये जब भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो कि आपकी जन्म कुंडली में खराब ग्रह कौन सा है, इस विषय पर जरा गौर करिए। आप क्या अपने शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा निकाल करके मुझे बता सकते हैं जिसे आप ऐसा कहें कि यह मेरे शरीर का सबसे खराब हिस्सा है, इसे काटकर अलग कर दिया जाए? याद रखिएगा, जो प्रकृति प्रदत्त हो, किसी के हाथ में अगर 6 उंगली है तो वो भी नहीं, मुझे लगता है कि अपने से हटाना चाहेगा। क्यों हटाना चाहेगा जबकि वो एक्स्ट्रा है? मैं यही कहना चाहता हूं जो आपने अभी भी समझा। ये ग्रह असल में तत्व को प्रदर्शित करते हैं और हमारे शरीर में हर तत्व की आवश्यकता है। पंचतत्व से मिलकर के बना है यह शरीर और पांचों तत्व की ही हमें आवश्यकता है। सो कोई तत्व हानिकारक नहीं हो सकता। हां, कोई अलग तत्व प्रधान व्यक्ति, कोई अलग तत्व, कोई अग्नि तत्व तो कोई जल तत्व तो कोई वायु तत्व,
अलग तत्व से प्रधान व्यक्तित्व हो सकता है। हम उस तत्व को और बली करके जातक के व्यक्तित्व को और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन यह कहना तो सरासर बेकार ही है कि यह तत्व बिना काम के है। अर्थात आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होता, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बेकार नहीं है। हर ग्रह का अपना महत्व है, चाहे वो मार्केस ही क्यों न हो, उनका भी अपना प्रभाव है, उनका भी अपना प्रभाव है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं कि बुराई के नींव पर ही अच्छाई खड़ी हो सकती है। अगर बुराई को हटा दिया जाए तो अच्छाई अपने आप गिर जाए, खत्म हो जाए। अच्छाई को बनाए रखने के लिए बुराई का होना आवश्यक है, अर्थात कोई भी बुरे ग्रह और हानिकारक ग्रह नहीं होते। अब बारी आ जाती है इस कुंडली में अच्छे ग्रहों की, तो आप याद रखिएगा, गुरु बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा को भी देखें तो उच्च राशि में है, जरूर ये पाप कर्तरी योग में है, जिसके चलते जातिका का मन बहुत भटकेगा। लेकिन ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो सूर्य की स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, और चंद्र कुंडली के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बुध सूर्य ने आपस में परिवर्तन कर लिया है, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। बल केवल मंगल को देने की बात मैंने कही है और किसी को नहीं। और इनके जीवन का सबसे स्वर्णिम और भाग्योदयकारी समय कब से है? निसंदेह देवगुरु बृहस्पति की महादशा, उस समय उम्र भी है और 16 साल का समय भी मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की महादशा इनके लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर रहने वाली है। मैं पुनः इनके सेहत को लेकर के आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। इनके पेट से संबंधित समस्याओं का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ प्रायः शुक्र पर अगर देखें तो शनि की दृष्टि, मंगल राहु के साथ और चंद्रमा पाप मध्यत्व में ऐसी युवतियों को प्रायः बाल्यकाल में, या यूं कहें कि प्रारंभिक दौर में महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, यानी गायनिक प्रॉब्लम, ऐसी कुछ परेशानियां मैंने बहुत बड़ी मात्रा में देखी हैं। तो ऐसी स्थिति अगर इस जातिका को उत्पन्न हो रही हो तो आप डॉक्टरी इलाज करा करके इस परिस्थिति से इनको मुक्ति करा दिला सकते हैं। कोई प्रबल सदा के लिए रहने वाला ये समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगा अगर दवा कराया जाए, इलाज कराया जाए। एक और भी आपने प्रश्न पूछा है, पता नहीं क्यों पूछा, परंतु पूछा है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपने पूछा बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता। ये कोई विषय नहीं है, इनका मन जहां लगे। मैंने तो अभी कहा कि इनको आईएएस बनने का प्रबल योग है, आईएएस बन जाएं। बायोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो सूर्य और राहु का बड़ा प्रबल प्रभाव है, विशेषकर सूर्य का। और मैं बता दूं आपको कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का कारकत्व तो इन्हीं ग्रहों के पास, विशेषकर सूर्य के पास है, और इनकी कुंडली में सूर्य कोई बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। मन इनका भटक सकता है। असल में आपके इस प्रश्न का जवाब दिया जाए तो मैं समझता हूं कि केवल बायोलॉजी नहीं, मैं हर विषय को लेकर के सुशंकित हूं कि कहीं राहु शिक्षा को बाधित न कर रहे हों, कहीं राहु शिक्षा को भटकाने का काम न कर रहे हों। यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। यह विशेषकर मैं माता पिता को कहना चाहता हूं। यहां जो चंद्रमा इस कुंडली में शनि और राहु के मध्य पाप मध्यत्व में आ गए हैं, यह इस कुंडली की एक कमजोर कड़ी है। यानी जातिका का मन भटक जाए, जातिका का मन सही दिशा में ना जा पाए। आईएएस बनना अपने आप में एक तपस्या है। फिर से कहना चाहता हूं, अब यह बात आपके लिए भी यानी मेधावी के लिए भी, नाम जैसा मैंने कहा था कि मेधा अगर उतनी है, मजबूती है, तो निसंदेह आईएएस बनना आसान है। अब मैं फिर से कहना चाहता हूं उन युवकों के लिए, सबके लिए, इस कुंडली में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। अंगारक योग यहां पर बना हुआ है प्रबल मंगल राहु से, लेकिन यह अंगारक योग भी लाभप्रद ही रहने वाला है। कारण है क्योंकि भाग्य भाव में बना रहने वाला है, सो इसके लिए कोई चिंता नहीं है। सामान्य से कुछ उपाय हैं जो मैं बताऊं, लेकिन उससे पूर्व एक दो बात कहना चाहता हूं। प्रायः ये युवती भी समझे और बाकी के सभी युवक समझें। हमेशा याद रखिए, अगर आप एक हीरे में और एक सामान्य पत्थर में जो कि रोड पर पड़ा हुआ हो, इसमें अगर आप देखें तो हीरा को आप बहुत मूल्यवान समझते हैं, और मूल्यवान है भी, लेकिन असल में ध्यान से देखें तो हीरे के मोल को बढ़ाने वाला वो हीरा खुद है या वो रोड पर पड़ा हुआ पत्थर। अगर ध्यान से देखा जाए तो सत्य यही है कि रोड पर पड़ा हुआ पत्थर हीरे के मोल को बढ़ा देता है, न कि हीरे का मोल खुद में कुछ है। आप गौर से देखें तो न ये पत्थर आपके काम का, न हीरा आपके काम का। न हीरे को आप खा सकते हैं, न इस पत्थर को, दोनों ही आप खा नहीं सकते। गौर करिए कि अगर बहुतायत मात्रा में हीरा मिलता और रोड पर पड़ा सामान्य पत्थर आपको कम मिलता, तो क्या इन पत्थरों की मांग अधिक नहीं होती? अर्थात कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो उसके अमीरी का मोल बढ़ाने वाले गरीब हैं, न कि अमीर। गरीब होने के कारण ही अमीर का मोल बढ़ रहा है।
वैसे ही। ये बात मैंने क्यों कहा? मैंने कहा उन लड़कों के लिए, उन युवकों के लिए, युवतियों के लिए आईएएस बनना यानी एक बहुत बड़ा पद, भारत का सबसे बड़ा पद एक तरह से देखा जाए सरकारी नौकरी में। समस्या यह नहीं है कि आईएएस आप नहीं बन सकते अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है। आपके पास आपका भी मूल्य वही है, बस आप अपने मूल्य को, वो सामान्य पड़े पत्थर आप बने हुए हैं, आप अपने मूल्य को न तो समझ रहे हैं, न अपने मूल्य को निखारने का, अपने मूल्य को बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। आप काम करिए, आपकी कुंडली में वही योग है, उसके लिए कोई अलग योग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो बाकी के आईएएस बने हैं उनकी कुंडली में भी जो योग है वही योग आपकी कुंडली में है। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस जातिका की कुंडली में तो मैंने सिद्ध ही कर दिया योग है, बाकी लोगों के लिए तो मैंने ऐसी बातें कही इनकी कुंडली में योग है। आपको बस प्रयत्न करने की आवश्यकता है। राहु को शांत करने के लिए सदैव कहा करता हूं लाजवर्त। सो जातिका के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में, तो दाहिने हाथ में आप मूंगा पहना दीजिएगा और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन लाजवर्त 9.25 रत्ती का धारण करा दीजिए। जातिका नित्य भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करे, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाए और शिव जी पर दुग्ध अर्पित करे। इससे बेहद फायदा मिलेगा, मन शांत होगा। गणेश जी के मंदिर में प्रत्येक बुधवार को जातिका जाए और गणेश जी के ऊपर 21 दुर्वा गंगणपतये नमः ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी पर अर्पित करे। इससे बेहद फायदा मिलेगा। बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। 2029 इस कुंडली में सफलता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि उस अवस्था में जहां मैं सफलता साफ साफ देख रहा हूं, मिलने ही वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यह जातिका जन्म लग्न से तो नहीं परंतु चंद्र लग्न से मांगलिक है और कुंडली की स्थितियों को जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जातिका का जो विवाह है जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर होगा, नॉर्थ वेस्ट में। माता पिता जन्म कुंडली बाकायदा मिलाकर के विवाह करें, इससे जातिका का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखद रह सकेगा। उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ना तो कोई उपाय करने की आवश्यकता है। बस थोड़ी कुंडली मिला लीजिएगा। जातिका चंद्र मांगलिक है, वर भी चंद्र मांगलिक मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ। बाकी कहीं कोई चिंता नहीं, इस कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सफलता के रास्ते बने हुए हैं, केवल प्रयत्न करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी युवती की जन्म कुंडली, बालिका की जन्म कुंडली। अगर आप इस बालिका के लिए कुछ कहना चाहते हैं, इनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप इनके लिए कमेंट करिए। आप इनकी कुंडली में ऐसा क्या देख रहे हैं जिससे आप ये कह सकें कि अपने जीवन काल में बहुत उच्च पद तक पहुंच जाएंगी। आप अवश्य कमेंट में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।